Hello and welcome to all. Today our first question is, in India, legal services authorities provide free legal services to which of the following type of citizens? Number 1, person with an annual income of less than 1 lakh. Number 2, transgender with an annual income of less than 2 lakh. Number 3, member of OBC with an annual income of less than 3 lakh. Number 4, all senior citizens. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 3 and 4 only, 2 and 3 only, 1 and 4 only. In this case the correct answer is A, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, बाकी स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ गलत हैं। किस बारे में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के बारे में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, जो फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कहाँ पे? नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है कि जिनकी भी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है वो इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन सेकंड ऑल्सो, ट्रांसजेंडर जो जिनकी इनकम 2 लाख से कम है और ये दिल्ली के केस में है, वे भी इस सर्विस को ले सकते हैं। देन देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओबीसी एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ऑल सीनियर सिटीजन्स। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या है, इसका क्या मकसद है, कौन कौन इसके मेंबर या चेयरमैन हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है और ये किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले देखते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 9 नवंबर 1995 को सेटअप की गई थी। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के द्वारा इस दिन यानी 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके कैंपस में। इसका मेन मोटो क्या है? एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए न्याय का मीन्स अवेलेबिलिटी करवाना। इसके चेयरमैन या जिनको पैट्रन इन चीफ बोलते हैं वो कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। और जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वहाँ पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आ जाएंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीगल सर्विस अथॉरिटी है वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चीफ जस्टिस हैं यानी चीफ जज हैं वो आ जाएंगे। देन कम्स एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होते हैं? जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं। इनको कौन नॉमिनेट करता है? इनको चीफ जस्टिस खुद नॉमिनेट करते हैं। और जो स्टेट लेवल पे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैं उस पे जो हाई कोर्ट में सेकंड सीनियर मोस्ट होते हैं, सेम फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सेम पैटर्न लागू होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक पहला मेन ऑब्जेक्टिव है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाना। किसको? जो भी एलिजिबल सिटीजन है, यानी सबके लिए अवेलेबल नहीं है फ्री लीगल एड, कुछ एक के लिए अवेलेबल है। वो कौन कौन होंगे? वो सेक्शन 12 जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 उसके सेक्शन 12 में मेंशन है। जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़ हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, बैगर हैं, या कोई विक्टिम है किस चीज़ का? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, या कोई विक्टिम है किस चीज़ का? डिज़ास्टर का, जो भी नेचुरल डिज़ास्टर है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, सूखा पड़ गया, कोई एट्रोसिटी हुई है कास्ट से रिलेटेड, एथनिसिटी से रिलेटेड, कोई पर्सन डिसेबल है किसी रूप से, या कोई मेंटली इल है, या कोई कस्टडी में है किसी प्रोटेक्टिव होम की, जुवेनाइल होम की, या साइकेट्रिक हॉस्पिटल की, या फिर इंडस्ट्रियल वर्कमैन हैं, या जो लोग 1 लाख से कम जिनकी एनुअल इनकम है, और ट्रांसजेंडर के केस में अगर इनकम 2 लाख से कम है इन दिल्ली। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव इसका है वो है लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवाना। क्यों? ताकि जो इससे रिलेटेड केसेस हैं या जो भी केसेस हैं उनका जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके और न्याय की डिलीवरी बिल्कुल डोर स्टेप पे हो सके, लोगों के घर घर तक न्याय को पहुंचाया जा सके। इस टाइप की लीगल सर्विसेज इसके अंडर में आती हैं। यानी लीगल सर्विसेज का मतलब क्या है?
लीगल सर्विसेज का मतलब है कि कोई भी एडवोकेट या लॉयर की सर्विसेज अवेलेबल करवाना किसी के लिए, उस प्रोसेस में जो भी खर्चा लगता है, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवाना, उनको प्रिंट करवाना, टाइप करवाना, इन सब में जो खर्चा लगता है उसका वो देना उसको, और जो भी लीगल मैटर है उन पे किसी तरह की एडवाइस देना, ये सब लीगल सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। इसके लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट था 1987 का। वो क्या है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। कब बनाया गया? 1987 में। क्यों? आर्टिकल 39 ए को इन्फोर्स करने के लिए। आर्टिकल 39 ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक आर्टिकल है जो पार्ट 4 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये आर्टिकल क्या बोलता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। किस चीज़ के रिगार्डिंग? जस्टिस के रिगार्डिंग, यानी न्याय सबको इक्वल समान रूप से मिल सके, और उसके लिए फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। जो भी सेक्शंस है सोसाइटी के जो गरीब हैं या आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाए। ये सब इस एक्ट में डिफाइन किया गया। Question number 2 is consider the following statements. Number 1, Aadhaar metadata cannot be stored for more than 3 months. Number 2, state cannot enter into any contract with private corporations for sharing Aadhaar data. Number 3, Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products. Number 4, Aadhaar is mandatory for getting benefits funded out of the Consolidated Fund of India. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 4 only, 2 and 4 only, 3 only, 1, 2 and 3 only. In this context our correct answer is B. मतलब सेकंड और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो सही है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। इस चीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, आधार कार्ड पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। क्या पूछा गया कि आधार मेटाडाटा को 3 महीने से ज़्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता। ये गलत है क्योंकि ये टाइम लिमिट 6 मंथ की है। देन कम्स स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉरपोरेशंस फॉर शेयरिंग आधार डाटा। दैट इज़ करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के जजमेंट में ये क्लियर किया था कि स्टेट किसी प्राइवेट या निजी निगमों के साथ डाटा को साझा करने के लिए कोई एग्रीमेंट वगैरह कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये क्लियर कर दिया था अपने जजमेंट में। उसके बाद जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने भी 2019 में स्टेटमेंट देके ये बात क्लियर कर दी थी कि इंश्योरेंस के लिए आधार मैंडेटरी नहीं है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फोर्थ क्या है? आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कौन से बेनिफिट्स हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड किए जाते हैं? जैसे वेलफेयर स्कीम्स, राइट, सब्सिडीज। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था 2018 जजमेंट में कि इसके लिए आधार मैंडेटरी होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आधार पे हम डिस्कस कर चुके हैं। आधार कार्ड क्या है, कैसे बनवाया जाता है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, लेक्चर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन आई बटन, यू कैन विजिट एंड वॉच। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग 3-4 स्टेटमेंट है। आधार डाटा कैन नॉट बी रिटेन्ड बियॉन्ड 6 मंथ, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला अपने जजमेंट में। और स्टेट कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकती किसके साथ? प्राइवेट पार्टीज़ के साथ आधार डाटा शेयर करने के लिए, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी के लिए ये ज़रूरी है शेयरिंग ना होना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। IRDAI ने भी ये चीज़ बोली कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है आधार, और आधार के मैंडेटरी है जो भी बेनिफिट्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड किए जाएंगे, जैसे वेलफेयर स्कीम वगैरह। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज A, the final goal of stateless society, B, class struggle, C, abolition of private property, D, economic determinism.
इन दिस कंटेक्स्ट करेक्ट आंसर इज ए, यानी दोनों में क्या सिमिलैरिटी थी, किस चीज़ पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, गांधीज्म और मार्क्सिज्म, इनमें क्या कॉमन सिमिलैरिटी थी, किस बात पे दोनों सहमत थे। द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, यानी राज्य विहीन समाज दोनों ही चाहते थे। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या थे, ये बात भी जानने की है। मेन देखते हैं डिफरेंसेस में, सबसे पहला डिफरेंस जो था, गांधीज्म क्या है, ये एक फिलोसफी है, किसने डेवलप की, गांधी ने। गांधी कौन थे? गांधी इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था सक्सेसफुली। देन मार्क्सिज्म क्या है, ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी है, किसने दी थी? मार्क्स ने दी थी। मार्क्स कौन थे? वो एक जर्मन फिलोसफर थे, इकोनॉमिस्ट थे और रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट भी थे। उन्होंने कैपिटलिज्म के अगेंस्ट फाइट लड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। सेकंड डिफरेंस जो है कि मीन्स ऑफ सोशो पॉलिटिकल चेंज, कि भाई सामाजिक राजनीतिक बदलाव कैसे लाया जाए। इसके लिए गांधी मानते थे कि भाई नॉन वायलेंट, अहिंसा को प्रायोरिटी देते थे, बल्कि मार्क्स का यह मानना था कि हिंसा को अडॉप्ट करना कोई गलत बात नहीं है ऐसे बदलाव लाने के लिए। देन कम्स इकोनॉमिक सिस्टम पे क्या विचार थे दोनों के। गांधी चाहते थे कि इकोनॉमिक सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हो, जिसमें जो बेस हो किस चीज़ पे, लोकल प्रोडक्शन और कंजप्शन पे। लेकिन मार्क्स चाहते थे कि इकोनॉमिक सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए और जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पे पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए। दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या थी? मेन सिमिलैरिटी थी कि दोनों ही कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे, उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करवाया था। और सेकंड सिमिलैरिटी थी कि दोनों का आइडिया ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी एक दूसरे से सिमिलर था। स्टेटलेस सोसाइटी क्या होती है? जहाँ पे जिस सोसाइटी में या जिस समाज में जो सरकारी संस्थाएं हैं वो ना हो और लोग वहाँ पे खुद ही अपना शासन चला रहे हों। जैसे मार्क्स का आइडिया था क्लासलेस एंड स्टेटलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी, और गांधी का आइडिया था राम राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006? A. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. B. Ministry of Panchayati Raj. C. Ministry of Rural Development. D. Ministry of Tribal Affairs. In this context, correct answer is D. क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम है कब का? 2006 का। वो कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, यानी कौन सा मंत्रालय उसकी नोडल एजेंसी है? इट इज़ ट्राइबल अफेयर्स। ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कब? 2013 में। लेक्चर 24 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी कवर किया है, लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। यहाँ पे हम देखते हैं इन 4 मिनिस्ट्रीज़ के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है। कब इसको सेटअप किया गया? 1999 में। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थी उसको बाइफरकेट करके। क्या इसका मकसद है कि जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज़ हैं उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट इंश्योर करना, कैसे? उनको एजुकेशन दे के, उनके स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल वगैरह बनवा के, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की जो भी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उन तक पहुंचा के, और जो ट्राइबल कल्चर है, लैंग्वेज है, उनको प्रोटेक्ट करके। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है वो इसके अंडर में आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करती है। देन कम्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये भी एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है। कब सेटअप हुई? 1985 में। क्या इसका मेन काम है? इसका मेन काम है जो भी एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रोग्राम हैं उनको प्लान करना, उनको प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना दूसरी एजेंसीज के साथ,
और उनके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना, ये इसका मेन काम है। इसकी ओरिजिन इंटरेस्टिंग है, उसको देखते हैं कि फर्स्ट टाइम इंडिया में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिबेट है वो इंट्रोड्यूस की गई थी 4th 5 ईयर प्लान में, जो 1969 से 1974 तक चला था। उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी। देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1976 में। उसने 48A आर्टिकल ऐड किया, कहाँ पे, DPSP में, जिसमें ये स्टेट की ड्यूटी बना दी गई कि भाई आप एनवायरनमेंट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कीजिए, उनका ध्यान रखिए। इसके बाद 1976 के बाद 1980 में डिपार्टमेंट सेटअप किया गया एनवायरनमेंट के लिए, और बाद में उस डिपार्टमेंट को कन्वर्ट कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में 1985 में, और 2014 में इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कर दिया गया। देन कम्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, 2004 में सेटअप की गई थी। जो भी पंचायती राज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, 73rd एंड 74th एक्ट के अकॉर्डिंग जो बनाए गए हैं, उनको देखना, उनसे रिलेटेड मैटर से डील करना इसका मेन काम है। गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, ब्रांच है, जो सेटअप की गई थी 1980 में। इसका मेन काम क्या है, जो भी रूरल इंडिया है वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना, कैसे, हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, अफोर्डेबल हाउसिंग आदि पे फोकस करके उन सब से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके। इसमें मेनली 2 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो मेनली किस टाइप की स्कीम रन करता है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एंड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसके बाद इसमें सेकंड डिपार्टमेंट है लैंड रिसोर्सेज से रिलेटेड, जो मेनली प्रोग्राम्स रन करता है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम एंड नीरांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट। Moving to our next question, with reference to anti-defection law in India, consider the following statements. Number 1, the law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the House. Number 2, the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. इस केस में हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन किस बारे में फ्रेम हुआ है? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, कंसेप्ट हमें कवर करना चाहिए था उसी टाइम। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि लॉ स्पेसिफाइज दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन ए पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months। ही कैन ज्वाइन विद इन 6 months, लेकिन 6 month के बाद नहीं ज्वाइन कर सकता, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। सेकंड इज, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि भाई जिसके अकॉर्डिंग या जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो भी स्पीकर है लोकसभा के केस में और चेयरमैन है राज्यसभा के केस में, उनको फैसला लेना है एंटी डिफेक्शन रिलेटेड लॉ के लिए, यानी आपको इतने ही टाइम में इस केस को निपटा के देना है, ऐसी कोई लिमिटेशन इस कानून में। एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 के अंडर आता है, जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। किस चीज़ से डील करता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs बेस्ड ऑन डिफेक्शन। लेक्चर 26 क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।